ये बारिश का आलम ये है कि अगर आप उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में हैं तो आप इसका प्रकोप महसूस कर रहे होंगे। चाहे वो पहाड़ों की बात हो या प्लेन्स की बात हो, हर जगह पिछले 2 से 3 दिन में बारिश आफत बन करके आई है। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं हम आपको वो बता दें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उसकी वजह यह है कि पश्चिमोत्तर भारत में ऊपर एक साथ 2 वेदर सिस्टम सक्रिय हो गए हैं, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरा मॉनसून के बादल। अब जब ये दोहरा प्रकोप पड़ेगा तो उस तरीके की बारिश होगी जैसी हमने पिछले 2-3 दिन में देखी। बारिश तो हो गई या अभी भी हो रही है, लेकिन उसका असर किस तरीके का है, आइए आपको वो चित्रों के माध्यम से बताते हैं। सोशल मीडिया पर बारिश के आतंक की सैकड़ों तस्वीरें तैर रही हैं, जो बता रही हैं कि किस तरह कुछ ही घंटों की बारिश कायनात बनकर आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में हालत सबसे खराब है। इससे जुड़ी कुछ ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। यह तस्वीर कुल्लू के गांधीनगर इलाके की है। यहाँ ब्यास नदी में पानी इतना ज़्यादा चढ़ गया कि यहाँ के गांधीनगर इलाके में नदी किनारे का ये घर देखते ही देखते पानी में समा गया। हिमाचल के ब्यास नदी सबसे खौफनाक बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। इससे रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और पार्वती सभी नदियाँ और उनकी सहायक नदियां और नाले उफान पर। चंबा जिले में रावी नदी पर बने चमेरा बांध में पानी लबालब भर चुका है, जिस वजह से इनका पानी तेजी से निकाला जा रहा है। जब भी बांधों में ऐसे पानी निकाला जाता है तो निचले इलाकों के लिए संकट हो सकता है। इसलिए निचले रिहायशी इलाकों में लोगों को नदी किनारे दूर रहने को कहा गया है, वरना कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि पूरे के पूरे घर ढह जाए। ये भारी बारिश हिमाचल के उन ऊंचे हिमालय पार के इलाकों में हुई है जहां ऐसी भारी बारिश कम ही देखी जाती है। यह है हिमाचल के लाहौल का सिस्सू इलाका, जो अब आपके स्क्रीन पर आएगा, जहां चंद्रा नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि एक पुराना सस्पेंशन ब्रिज उसकी भेंट चढ़ गया। देखते ही देखते ब्रिज पानी में बह गया। हिमाचल प्रदेश में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे पुल हैं जो कि ढह गए, जिनकी तमाम तस्वीरें कल ही से आ रही हैं कि वो खिलौने की तरह टूट टूट के बिखरते चले गए। इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीते 3 दिन से ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के अंदर व्यास नदी पर बने 2 लोहे के पुल नदी के उफान में बह गए। रविवार को पहले मंडी जिले के औट इलाके को लारजी से जोड़ने वाला पुल व्यास नदी में बहा। नदी का पानी 50 साल पुराने इस लोहे के पुल के ऊपर बहने लगा था और फिर नदी की धार को सह नहीं पाया। रविवार को रात घिरने के साथ ही पुरानी मंडी इलाके में प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर को जाने वाला लोहे का एक और पुल नदी में समा गया। व्यास नदी और सुकेती खड्ड के संगम के ठीक पहले बने इस पुल पर भी पानी चढ़ गया था। व्यास नदी का पानी करीब ही अंग्रेजों के जमाने के बने विक्टोरिया ब्रिज के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इस वजह से पुल को बंद कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब और पार्वती सभी बड़ी नदियां और सहायक नदियां उफान पर हैं। कई जगह नदी किनारे के रिहायशी इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। सर हालात आप देख ही सकते हैं, कंटिन्यू बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ से पंचवक्त्र काफी पुराना टेम्पल है, कल डूब गया था। इसके साथ एक ब्रिज है छोटा सा जो शहर को जोड़ता है, ये तो कल बह गया। हाँ जी सर, आप खुद ही देख लीजिए, ये टच होने वाला है। अभी लास्ट डे भी टच हो गया था। मतलब समझ लीजिए कि
1980s के अराउंड या 90s के अराउंड मतलब हुआ था जब विक्टोरिया पुल को टच किया था। इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ 2 दिन बारिश हुई है अभी तो मतलब समझ लीजिए मानसून स्टार्ट हो रहा है। जिला के हालात अभी इस तरह के हैं, ये कंप्लीट डिज़ास्टर की स्थिति में हैं और सभी नदियां उफान पर हैं। बहुत ही ज़्यादा उग्र स्थिति है और बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और पार्किंग एरियाज़ बहुत सारे जो जल में निमग्न हो चुके हैं। लेकिन हमने इवैक्यूएशन की बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हमारी लोकल टीम्स और SHOs के साथ मिलकर हमने जहाँ जहाँ पर लोगों को खतरा है वहाँ से लोगों को हमने इवैक्यूएट किए। करीब 8 से 12 परिवार जो हैं उनके लोगों को हमने आज ही इवैक्यूएट किया। व्यास नदी ने तो सबसे ज्यादा कहर बरपाया। मंडी के थुनाग इलाके में अचानक पहाड़ों में भारी बारिश हुई और वहां से आया ये सैलाब देखते ही देखते इस रिहायशी इलाके की कई इमारतों और गाड़ियों को बहा ले गया। एक फ्लैश फ्लड इस तरह से होते हैं पहाड़ों में जहां एकदम ज्यादा बारिश हो जाए और इस तरह से बहता है। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली ये गांव के बीच में मलबा आ गया। आपने देखा घर पूरी तरह तहस नहस हो गया और इसके जो मलबा था वो जब शहर में पहुंचा तो उसमें भी जो आपके दुकानें हैं उनमें ये मलबा भर गया और काफी नुकसान जो है इससे हुआ है। उधर मनाली में भी व्यास नदी का रौद्र रूप लगातार दिखता रहा। यहाँ नदी किनारे बनी एक इमारत देखते ही देखते पानी में समा गई। आसपास के कई घरों में भी नदी का पानी घुस गया। कुल्लू में पार्वती नदी की तेज धार में एक ट्रक खिलौने की तरह बह गया। यहां भी नदी के आसपास के कई घर पानी में डूबे दिखे। चंबा जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहां रावी नदी के साथ साथ कई पहाड़ी नाले भी उफान पर हैं। चंबा में रावी किनारे के कई रिहायशी इलाके नदी में डूब गए। उधर भारी बारिश की वजह से सोलन के बद्दी नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुल का बड़ा हिस्सा बह गया। बिलासपुर में बारिश के कारण भूस्खलन होने से हाईवे को बंद करना पड़ा। हिमाचल में भूस्खलन की वजह से 800 छोटी बड़ी सड़कों पर गाड़ियों के आने जाने में बाधा आई है, जिससे कई जगह यात्रियों को घंटों परेशान रहना पड़ा है। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें भी करीब में 3 लोगों की जानें चली गई और एक एक्सीडेंट जो है मॉर्निंग में ये जो है आनी साइड भी हुआ है, उसमें भी मेरे ख्याल 3 लोग गए। तो अभी 20 से ज्यादा लोगों की जानें गई है, पर इनमें ह्यूमन लॉस ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स कम है। ज्यादातर जो है रोड एक्सीडेंट्स और अन्य कारणों से है। सतलुज नदी भी उफान पर है। नदी किनारे के कई रिहायशी इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो नदी किनारों पर न जाएं। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100, 1070, 1077। जो लोग अभी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दो बड़े पहाड़ी प्रदेश हैं भारत में, खास तौर से नॉर्थ में यानी कि उत्तर में। एक है हिमाचल, जिसकी रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब दूसरे हिमाचली राज्य के बारे में बात करें, हिमालय राज्य के बारे में बात करें। यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के 13 में से 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी कई जगह भारी बारिश होती रही। यहां बारिश की वजह से नदी पर बना हुआ एक पुल बह गया, जिससे कई गांवों का रास्ता कट गया।
कल यहाँ पुल बहने से एक गाड़ी फंस गई, जिसे काफी मशक्कत से निकाला गया। चंपावत जिले में भारी बारिश के कारण सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए, जिससे भूस्खलन हुआ और उसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया। टनकपुर और पिथौरागढ़ मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया। राज्य में कई जगह बारिश की वजह से छोटी बड़ी सड़कों पर भूस्खलन हुआ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। कई जगह इस काम में स्थानीय लोग भी प्रशासन की काफी मदद कर रहे थे, किस तरीके से ये मलबा साफ किया जाए। भारी बारिश के दौरान कई बार पहाड़ी नालों के बीच से गुजरने वाली सड़कों पर बड़े हादसे हो जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा होते होते बचा जब रविवार को देहरादून जा रही हिमाचल प्रदेश की रोडवेज की बस विकास नगर के पास एक नाले में तेज बहाव में फंस गई। इससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई और उन्होंने जैसे तैसे बस की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बरसात के मौसम में ऐसी पहाड़ी नालों से गुजरने वाली सड़कों से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें अचानक ही पानी का बहाव तेज हो जाता है। अब सोचिए, ऊपर से पानी तेजी से आएगा तो वो धीरे धीरे करके ये जो नदियां हैं और नाले हैं उनमें वो चला जाता है। उत्तराखंड प्रकृति का प्रकोप कई बार देख चुका है, फ्लड्स देख चुका है, नदियां उफान में आती हैं, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और इसकी वैज्ञानिक वजह क्या है? और हर बार की तरह क्या इस बार भी ठीक बिल्कुल वैसी ही स्थिति है कि हम नदी के रास्ते में आ गए, नदी हमारे रास्ते में नहीं आई? आइए इस पर और बात करने के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं हिमालय विज्ञानी डॉक्टर नवीन जुयाल का। नवीन जी, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में हिमालय को लेकर हमारी क्या तैयारी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक्सट्रीम इवेंट बढ़े हैं। एक्सट्रीम इवेंट जैसे कि आपने भी हमको पहले बताया कि एकदम से बाढ़ आ जाना, एकदम से फ्लड्स हो जाना, एकदम से बहुत ज्यादा तेज महीने भर की बारिश 2 ही दिन में हो जाना। तो इसको लेकर के हमारी तैयारी कैसी है? पहला ये बात तो सच है कि ग्लोबल वार्मिंग ने हिमालय में दस्तक दे दी है। ये आज से नहीं, आई थिंक पिछले 1 दशक से इस तरह की जो डेटा है वो आने लग गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय में अनयूजुअल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की तादाद बढ़ी है। अनफॉर्चुनेटली, जहां तक मेरी समझदारी है, अभी तक हमने क्लाइमेट चेंज को अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स का एक अभिन्न अंग नहीं बनाया है। जब मैं डेवलपमेंटल प्रोग्राम का एक अभिन्न अंग बनाने की बात करता हूं, तो क्लाइमेट चेंज का सबसे सीवियर इम्पैक्ट जो हिमालय में होने वाला है, जो होना शुरू भी हो गया है, वो ग्लेशियर्स है। अगर ग्लेशियर में इसका इम्पैक्ट होगा तो उससे मेल्टिंग बढ़ेगी, और जब मेल्टिंग बढ़ेगी तो डाउनस्ट्रीम में फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स की सुरक्षा के लिए उनको प्रोग्राम दूरगामी हो और ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो, उनका लाभ मिले। हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने की आवश्यकता है जो इस तरह के अनयूजुअल वेदर इवेंट को सस्टेन कर सके, न कि उसके कारण नस्तो नाबूद हो जाए। उदाहरण के तरह से 2013 की जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, उसमें हमारे काफी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ था, जिससे हमें उसका काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ऐसा प्रोग्राम्स, ऐसी चीजें हो जो कि क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रख के और टेरेन की कंडीशन को समझते हुए बनाई जाए, जो कि मैं समझता हूं कि अभी तक उस ढंग से इसमें इंटरवेंशन नहीं है। जबकि एक डॉक्यूमेंट उत्तराखंड का मुझे याद आता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर 2014 में बनाया गया है। उसमें कहा गया है, लेट अस कन्वर्ट क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। उसमें क्लाइमेट चेंज की बात कही है, लेकिन जमीन पे, धरातल पे वो चीज उतर नहीं रही है। तो आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को धरातल में उतारने की जरूरत है। मैं डॉक्टर जुयाल आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि हमको जो क्लाइमेट चेंज को समझते हुए और उस तरीके से विकास करें, इसके बारे में लिखा पढ़ी में और मुंह जबानी तो मान ली जाती है बात, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत तेजी से, धड़ल्ले से पहाड़ों के विकास के लिए, पहाड़ों की उन्नति के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
वहां पर आए हैं। हमने देखा ये जोशीमठ जब धंसना शुरू हुआ था उस वक्त भी इसके बारे में बहुत बात की कि आप नीचे में अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसका इंपैक्ट ऊपर होगा, बारिश होगी वो और स्लाइड डाउन करेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो हिमाचल और उत्तराखंड यानी कि हिमालय के विकास के लिए कह करके जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आपको लगता है उनकी फीजिबिलिटी स्टडी की गई है कि कहीं वो प्रोजेक्ट्स ही जी का जंजाल ना बन जाए पहाड़ों के लिए, जैसा यहां हिमाचल की स्थिति और उत्तराखंड की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों लगभग एक ही तरह की टोपोग्राफी है, दोनों एक ही तरह की क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। जिस ढंग की तरह से हिमाचल प्रदेश के नदियों में हमने विकास की जहां तक बात करें, खास करके मैं इंगित कराना चाहूंगा टूरिज्म के लिए, तो हिमाचल टूरिज्म के नाम पे जाना जाता है। अभी जो हिमाचल की घटना घटित हुई है ब्यास नदी में, मैं इस इलाके में 2012 की बाढ़ के दरमियान भी था। मैंने जो देखा है वहां पे वो ये देखा है कि हमारे पास कोई ऐसा रेगुलेशंस नहीं है जिससे हम लोगों को ये कहें कि भैया देखिए अपने होटल्स, अपने एस्टैब्लिशमेंट्स को नदी के फ्लड लेवल के से काफी दूर रखिए आप। और वो जो उन्होंने नहीं किया, हर टूरिस्ट जो बाहर से आता है वो नदी के किनारे बैठ के नदी को देखना चाहता है। और उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हिमालयन रिवर्स जो हैं उनका मिजाज किसी वक्त भी बदल सकता है। जो अभी हिमाचल में हुआ मैं समझता हूं अगर उन नदियों के प्रभाव के रास्ते को अगर हमने अवरोधित नहीं किया होता बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, जब मैं ह्यूमन इंटरवेंशन की बात कर रहा हूं यहाँ मैं खास करके मैं डेवलपमेंटल प्लान्स की बात कर रहा हूं, जिसके तहत खास करके टूरिज्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंटल प्लान है, उनको अगर रेगुलेट ढंग से किया होता तो नदियां इस ढंग से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती और उनसे इतना विनाशकारी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत आपको है कि ब्यास नदी में अगर आप साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें तो ब्यास नदी में इतने सारे प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि रोहतांग के इलाके से या आपके पिन पार्वती के ग्लेशियर के इलाके से काफी मात्रा में सेडिमेंट ये नदी लेते हुए आई है। इस नदियों में इन सेडिमेंट से टापू बनाए और टापुओं में कभी कभी लोगों ने अतिक्रमण भी किया है। तो अब जरूरत है कि हमें सचेत होना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए इस ढंग के अतिक्रमण को हटाने की एकदम जरूरत है। और एक बहुत बृहद रिवर वैली डेवलपमेंटल प्लानिंग कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट चेंज को हमको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। जी डॉक्टर जोयाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत स्पष्ट तरीके से जो समस्या है उसके बारे में बात करने की, क्योंकि ये जान लेना बहुत ज़रूरी है जो लोग काम कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये अभी तस्वीरें आई हैं, तुरंत स्क्रीन पर उन तस्वीरों को डालते हैं। दरअसल उत्तराखंड के चमोली ज़िले में धौली गंगा में जुमा गांव के पास ऐसा अनुमान है कि आज एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ है। यानी कि जो एक लेक होती है, ग्लेशियल मतलब आप ये समझ लीजिए कि बर्फ, तो वो पूरा ग्लेशियर जो है वो उसमें लेक में आउटबर्स्ट हुआ है, वो गिर गया है, टूट गया है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे धौली गंगा की एक सहायक नदी जो कि एक हैंगिंग ग्लेशियर से आती है, वो जुमा गांव के पास, इससे लगता है कि यहाँ कोई लेक बर्स्ट हुई है। इस नदी में आया हुआ ये पानी अब कम हो गया है, लेकिन जिस तरह अचानक ये पानी आया उससे किसी ग्लेशियर लेक के फटने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले की अभी जांच हो रही है, इसकी असली वजह वैज्ञानिक मौके पर पहुंचकर पता करेंगे।